नमस्कार साथियों। सीजीपीएससी क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी क्रांति के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। सीजीपीएससी क्रांति कोई कोचिंग संस्था नहीं है। यह एक छोटा सा प्रयास है जहां हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ समसामयिकी, राष्ट्रीय समसामयिकी एवं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जाएगा। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ समसामयिकी की एक विस्तृत श्रृंखला का शुरुआत किया जा रहा है, जहां हम 400 प्लस एमसीक्यू के साथ छत्तीसगढ़ समसामयिकी का विस्तृत एवं सारगर्भित अध्ययन करेंगे। आज भाग प्रथम में चर्चा करेंगे हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव एवं मंत्रिमंडल के बारे में। चुनाव एवं मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ सामान्य बातों पर चर्चा करते हैं विधानसभा के बारे में। शुरुआत करते हैं विधानसभा के बारे में चर्चा। भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान है। फिर चर्चा करते हैं अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 यह बताता है प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 168 यह बता रहा है कि प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होगा जो विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर बनता है। फिर आगे की ओर चर्चा करते हैं कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनात्मक व्यवस्था मौजूद है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद वर्तमान में मौजूद है। तो आगे की ओर चर्चा को बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में संविधान सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। बिल्कुल याद रखना है, विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 तय की गई है। अर्थात किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 होंगे। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जैसे सिक्किम में विधानसभा सदस्यों की संख्या 32 है, वैसे ही मिजोरम और गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40-40 है। यह न्यूनतम नियम का अपवाद है। फिर आगे की ओर चर्चा करते हैं विधानसभा सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यह थी विधानसभा के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। अब शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए चुनाव एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह एमसीक्यू बेसिक से लेकर कठिन प्रश्नों तक इस एमसीक्यू में समावेश किया गया है। तो शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अब प्रश्न पूछ रहा है अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो हमें बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए अनारक्षित सीटों की संख्या 51 है। अर्थात 90 सीटों में 51 सीट अनारक्षित हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या कितनी है? अब यहां पर पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वर्ग का। तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें आरक्षित की गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या कितनी आरक्षित है? तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट आरक्षित की गई है। आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर। अब प्रश्न 5 पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि प्रश्नों के कूटों को बताते रहूँ। तो हमारे पास समय का भी अभाव है, हमें 400 प्लस एमसीक्यू करना है आगामी परीक्षाओं से पहले। तो प्रश्न 5 पर प्रवेश करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव
कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? तो बिल्कुल याद रखना है, हाल ही में जो चुनाव हुए उनके लिए कार्यक्रम की घोषणा 9 अक्टूबर 2023 में की गई थी। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न भी बनने की संभावना रहेंगी। तो प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? तो आपको आंसर देना है 9 अक्टूबर 2023 में की गई। तो आगे की ओर और बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 6 में जाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कौन सा कथन सत्य है? यहां पर प्रश्न पूछ रहा है सत्य। तो कथन देखते हैं। प्रथम, छत्तीसगढ़ निर्वाचन, यहां पर पदाधिकारी छूट गया है। तो बिल्कुल आप जब भी बनाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में रीना बाबा साहेब कंगाले को नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल यह कथन सत्य है। हाल ही में हुए चुनाव में निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में रीना बाबा साहेब कंगाले को नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुए थे, यह भी याद रखना है। प्रथम चरण में 20 सीट थे और द्वितीय चरण में 70 सीट थे। तो कथन दूसरा कह रहा है, प्रथम चरण में नामांकन पत्र भरने का अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 था। तो बिल्कुल यह भी कथन सत्य है, क्योंकि प्रथम चरण अर्थात 20 सीटों में नामांकन भरने का अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 था। कथन तीसरे पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड कोरिया था। तो बिल्कुल ये भी कथन सत्य है, अर्थात छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड, जहां 5 ही मतदाता थे, उनके लिए बनाया गया था। यह कथन भी सत्य है। अब कथन चौथा पर प्रवेश करते हैं। द्वितीय चरण में नामांकन पत्र भरने का अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 था। तो बिल्कुल यह भी कथन क्या है? सत्य है, अर्थात 70 सीटों में नामांकन पत्र भरने का अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 था। तो हमारे चारों कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो अब आंसर का तलाश करते हैं। जाते हैं ए पर। कथन 1, 2, 3 सत्य है। तो हमारे चारों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे चारों कथन सत्य हैं। फिर देखते हैं बी पर जाते हैं। बी क्या कह रहा है? सभी सत्य हैं। तो हमारे प्रथम कथन, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना भी रहेगी कथन और कारणों के साथ। ये हर एक कथन एक अपने में विस्तृत प्रश्न है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न को पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का परिणाम कब घोषित किया गया? अर्थात जो चुनाव हुए 90 सीटों पर, उसका परिणाम कब घोषित किया गया? तो बिल्कुल याद रखना है, जो 90 सीटों पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए, उनका परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर प्रवेश करते हैं हम 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का प्रथम चरण का मतदान किस तिथि को हुआ? अर्थात 20 सीटों में मतदान किस तिथि को हुआ? तो हमें 20 सीटों में मतदान किस तिथि को हुआ, यह प्रश्न का आंसर होगा 7 नवंबर 2023 को 20 सीटों का मतदान हुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9वें पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में द्वितीय चरण का चुनाव में मतदान किस तिथि को हुआ? अर्थात 70 सीटों पर मतदान किस तिथि को हुआ? तो बिल्कुल याद रखना है, द्वितीय चरण में मतदान 17 नवंबर 2023 को हुआ। तो प्रश्न पूछेगा आपसे, द्वितीय चरण में मतदान किस तिथि को हुआ? तो इसका आंसर होगा 17 नवंबर 2023 को हुआ। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10वां के ओर। अब प्रश्न 10वां क्या कह रहा है, देखने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के विधायक प्रतिनिधि के नाम निर्देशन के लिए जमानत राशि क्या है? तो ये आप चित्र भी देखेंगे, क्या है जमानत राशि? तो बिल्कुल याद रखना है, सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए जमानत राशि अर्थात नाम निर्देशन राशि 10,000 रुपये है। तो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अब 11वें प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, उसे देखने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वर्ग के विधायक प्रतिनिधियों के लिए नाम निर्देशन
के लिए जमानत राशि कितनी है? आरक्षित वर्ग अर्थात एसटी एससी वर्ग के लिए नाम निर्देशन के लिए जमानत राशि कितनी तय की गई है? तो बिल्कुल याद रखना है, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वर्ग के लिए नाम निर्देशन के लिए जमानत राशि 5,000 रुपये तय की गई है। तो ये चर्चा पर है, जमानत जब्त होना भी चर्चा पर रहता है। तो ये जमानत जब्त क्या होता है, इसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, कुल वैध मत, बात करते हैं कुल वैध मत का, कोई प्रत्याशी 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो उस प्रत्याशी का वह क्या कहलाता है, जमानत जब्त होना कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वैध मत पड़े, उसका कोई प्रत्याशी 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात 16,666.66% मतदान भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह उस प्रतिनिधि का जमानत जब्त होना कहलाता है। तो बिल्कुल याद रखना है, कुल वैध मतों का 1/6 भाग कोई प्रत्याशी प्राप्त नहीं कर पाता, तो उस प्रत्याशी का जमानत जब्त होना कहलाता है। अब आगे की ओर पढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में, छत्तीसगढ़ निर्वाचन के दौरान उम्मीदवार की निर्वाचन वय सीमा तय की गई है। अर्थात प्रश्न पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में निर्वाचन के दौरान उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है। ये देखिएगा, नेताजी नोटों के बंडल लिए हुए हैं, तो इस नोटों के बंडल से कितना रुपए खर्चा कर सकता है, सीमा तो नेताजी ही जानेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा इस सीमा को तय की गई है कि कोई भी पदाधिकारी 40 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता। नोटों का बंडल बयां कर रहा है, नेताजी माला पहने हैं और उनके पास पैसे ही पैसे हैं, अर्थात लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा तय सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अब आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और आगे की ओर और कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अब देखने का प्रयास करते हैं आगे की ओर प्रश्न 13, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या कितनी हो सकती है। ये देखिएगा, ये पूरा भीड़ लगा हुआ है एक मतदान केंद्र में, तो उसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 तय की गई है, अर्थात एक मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाता नहीं हो सकते। तो चलते हैं आगे की ओर, देखने का प्रयास करते हैं। 14 प्रश्न, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है। तो ये चित्र को देखने का प्रयास कीजिएगा आप। वोट मुझे देगा या करूं आचार संहिता का उल्लंघन, अर्थात कोई प्रतिनिधि किसी व्यक्ति को प्रलोभन, लालच, धमकाकर वोट प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो मतदाता सीधा अपना शिकायत भारतीय निर्वाचन आयोग के एप्लीकेशन किस पर दर्ज करेगा, सी विजिल पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये चलचित्र आपको बताने का प्रयास कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो आप निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन सी विजिल में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न पर। 15वां प्रश्न पर चर्चा करते हैं, दिव्यांगजनों की सहायता के लिए आयोग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है। तो बिल्कुल याद रखना है, दिव्यांगजनों की सहायता के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखने का प्रयास करते हैं। 16वां प्रश्न, किस ऐप के माध्यम से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये सब क्या है बताइएगा। चुनाव लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति आपको दिख रहा है बहुत खुश, एक व्यक्ति हाथ उठाया हुआ दिख रहा है, एक अपने मतदान पत्र को पकड़ा हुआ है। इन सभी के बारे में जानकारी के लिए हम किस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नो योर कैंडिडेट ऐप के माध्यम से निर्वाचन लड़ रहे पदाधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रवेश करते हैं आगे की ओर और देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 17, किस ऐप के माध्यम से पुरुषों, महिलाओं, तृतीय लिंग की संख्या देखी जा सकती है। तो बिल्कुल याद रखना है, हम वोटर टर्नआउट
ऐप के माध्यम से महिला पुरुष तृतीय लिंग की संख्या देख सकते हैं। अब आगे की ओर कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल प्रवासी भारतीय मतदाता संख्या कितनी थी? प्रवासी भारतीयों की मतदाता संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल याद रखना है 17 मतदाता प्रवासी भारतीय थे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों पर देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 19, राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? अर्थात 100 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो हमें यह याद रखने का प्रयास करना है, छत्तीसगढ़ में 100 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 2462 थी। बिल्कुल, इस विधानसभा में 2462 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने 100 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं ऑप्शनों पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे यह चुनाव अच्छे से हमारे को तैयारी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20वां में। प्रश्न 20वां क्या पूछ रहा है देखने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव में कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए? तो बिल्कुल याद रखना है, विधानसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा में, अर्थात हमारे यहाँ 90 विधानसभा है, उनमें 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए, अर्थात इनकी संख्या हो गई 900। तो बिल्कुल याद रखना है, हमारे यहाँ संगवारी मतदान केंद्रों की संख्या 900 थी जिनका संचालन महिलाओं द्वारा किया गया। तो अब आगे चलते हैं, विधानसभा चुनाव में कुल कितने आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या। तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमारे यहाँ 90 विधानसभा सीट है जहाँ प्रत्येक विधानसभा में 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, अर्थात 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो आगे की ओर चर्चा को बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, विधानसभा चुनाव में कुल कितने दिव्यांगों द्वारा संचालित मतदान केंद्र है? अर्थात यहाँ पूछ रहा है दिव्यांगों द्वारा संचालित मतदान केंद्र कितने हैं? तो बिल्कुल याद रखना है 90 विधानसभा में एक 90 विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांगों द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो दिव्यांगों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 90 होगी। तो आगे की ओर प्रश्न में बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, विधानसभा चुनाव में कुल कितने यूथ द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाए गए हैं? तो इसका भी आंसर होगा यूथों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 90 है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और चर्चा करते हैं। 24वां प्रश्न को चर्चा करते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सा कथन, निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल मतदान केंद्र की संख्या 24,109 थी। तो बिल्कुल जी हाँ, ये भी कथन क्या है, सत्य है कि हाल ही में हुए चुनाव में 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें प्रथम चरण में 5,303 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वैसे ही द्वितीय चरण के लिए 18,806 मतदान केंद्र बनाए गए थे। दोनों को मिलाने पर यह संख्या 24,109 होती है। तो यह कथन भी सत्य है। अब यहाँ से प्रश्न पूछ दिया कि एग्जामिनर यह प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम चरण में मतदान केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो आपको बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए, प्रथम चरण में मतदान केंद्रों की संख्या 5,303 थी। वैसे याद होना चाहिए हमें द्वितीय चरण में मतदान केंद्रों की संख्या 18,806 थी। अब कथन दूसरे की ओर प्रवेश करते हैं। कथन दूसरा कह रहा है विधानसभा चुनाव का शुभांकर चुनाई चिराई था। तो जी बिल्कुल, इस चुनाव का शुभांकर चुनाई चिराई को बनाया गया था। अब आगे की ओर प्रवेश करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अब थोड़ा प्रश्नों को हम विविध प्रकार से लाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम चरण में प्रश्न पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में मतदान का सही क्रम है। बात कर रहा है 20 सीटों के लिए। ये प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम चरण में मतदान का प्रतिशत का सही क्रम है सबसे अधिक से कम। यहां पर पूछ रहा है प्रथम चरण में सबसे अधिक से कम मतदान प्रतिशत का क्रम जमाइए। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है बस्तर, बस्तर के बाद डोंगरगांव, डोंगरगांव के बाद खैरागढ़। फिर बी को देखते हैं, बी क्या कह रहा है? बीजापुर, बीजापुर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद दंतेवाड़ा। फिर सी की ओर जाते हैं सुकमा, बीजापुर, खैरागढ़। और डी में जाते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो नहीं हो सकता, हमें ज्ञात होना चाहिए। प्रथम चरण में सबसे ज्यादा मतदान, प्रथम चरण में सबसे ज्यादा मतदान बस्तर में हुआ, बस्तर में हुआ था। बस्तर के बाद हमको याद रखना है डोंगर गांव में हुआ था। बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना है, कहाँ हुआ था? डोंगर गांव में हुआ था। उसके बाद याद रखना है खैरागढ़ में हुआ था करके। कहाँ हुआ था? खैरागढ़ में हुआ था। यह मेरा पहला प्रयास है साथियों, क्योंकि मैं बहुत समय से डिजिटल बोर्ड और ऑफ व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता था। ये मोबाइल और टैब के माध्यम से पहला प्रयास है, धीरे धीरे सुधार होगा। तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल इसको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में, इस तरह के क्रम जमाने वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम चरण में मतदान का सही प्रतिशत, सही क्रम है सबसे अधिक से कम में। तो सबसे अधिक बस्तर, बस्तर के बाद डोंगरगांव, डोंगरगांव के बाद खैरागढ़ में हुआ। तो अब इस पर भी चर्चा करते हैं किस तरह इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल देखने का प्रयास करते हैं साथियों। ये है हमारे पास वोटिंग का परसेंट निर्वाचन आयोग द्वारा। ये 70 से लेकर 90 सीटों तक क्या हुआ, सबसे पहले चरण का चुनाव था। तो पहले चरण के चुनाव में देखेंगे यहाँ से 75, 75 के बाद 81 ऐसे जाएंगे। तो हमें यह दिख रहा है कि बस्तर में 84% मतदान हुआ। उसके बाद देखते हैं 81% मतदान कहाँ हुआ? डोंगर गांव में हुआ। उसके बाद हम देखने का प्रयास किए तो हमें दिखा 82% मतदान कहाँ हुआ? खैरागढ़ में हुआ। तो प्रथम चरण के चुनाव में सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ? बस्तर, बस्तर के बाद डोंगरगांव, डोंगरगांव के बाद खैरागढ़। तो अब वैसे ही भी देख लेते हैं, हम देखने का प्रयास करते हैं द्वितीय चरण, प्रथम चरण के चुनाव में सबसे कम मतदान कहाँ प्राप्त हुआ? तो प्रथम चरण के चुनाव में सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? बीजापुर, बीजापुर में लगभग 48% मतदान हुआ। बीजापुर के बाद देखने का प्रयास करते हैं कोंटा में लगभग 63% का मतदान हुआ। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर में कौन सा हो जाएगा? कोंटा। और तीसरे नंबर में हो जाएगा दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछने की क्या रहेंगी? संभावना रहेंगी। तो आगे की ओर पढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे की ओर कुछ बातों पर और चर्चा करते हैं। तो अब देखने का प्रयास करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। छठवीं विधानसभा में प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत का सही क्रम है। अब यहां पूछ रहा है सबसे कम से अधिक। तो हमने अभी ही चर्चा किया है कि प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत का सही क्रम है। तो बिल्कुल याद रखना है, हमने पढ़ा है 48% लगभग कहाँ हुआ? बीजापुर में हुआ है। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? बी होगा। तो हमें याद रखना है प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत का सही क्रम सबसे कम से अधिक की ओर। सबसे कम कहाँ प्राप्त हुआ? बीजापुर, बीजापुर के बाद कहाँ हुआ? कोंटा, कोंटा के बाद हुआ दंतेवाड़ा। अर्थात बीजापुर में सबसे कम मतदान, उसके बाद मतदान में कम कोंटा, कोंटा के बाद होगा दंतेवाड़ा। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिएगा। इसका पीडीएफ जल्दी ही हमारे द्वारा प्रयास है, यह मेरा पहला प्रयास है, जल्दी ही मैं टेलीग्राम बनाऊंगा, इनके पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलते हैं आगे की ओर और कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। अब यहां से पूछ रहा है छठवीं विधानसभा में द्वितीय चरण में मतदान प्रतिशत का सही क्रम जमाइए। यहां पर पूछ रहा है द्वितीय चरण अर्थात 70 सीटों पर मतदान प्रतिशत का सही क्रम जमाइए सबसे अधिक से कम। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? देखना है कवर्धा, दुर्ग, साजा। बी क्या कह रहा है? बिलासपुर, बालोद, लोरमी। सी क्या कह रहा है? कुरुद, सिहावा, खरसिया। और डी क्या कह रहा है? रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम, रायपुर दक्षिण। तो बिल्कुल हमें ज्ञात होना चाहिए द्वितीय चरण में सबसे अधिक मतदान का अधिक से कम क्रम है कुरुद। कौन है? ऑप्शन सी होगा कुरुद। कुरुद के बाद हुआ सिहावा, कुरुद में लगभग 90% मतदान हुए। उसके बाद हुआ सिहावा, सिहावा के बाद खरसिया है। तो आप बिल्कुल अपने
कॉपी में नोट करेंगे या पीडीएफ जैसे मिलेगा तो नोट करेंगे। द्वितीय चरण में मतदान का सही क्रम है अधिक से कम। सबसे अधिक कौन सा है करके याद रखना है, बोलिएगा, घर में भी बोलते रहिएगा। कुरुद, कुरुद के बाद क्या होगा, सिहावा, सिहावा के बाद क्या होगा, खरसिया होगा। अब इसे मैं किस पर नहीं बताता, नोट्स के माध्यम पर चर्चा नहीं करता, समय आगे बढ़ता जाएगा। हमारे द्वारा यह प्रयास रहेगा कि पूरी विधानसभा के जितने भी संभावित प्रश्न बनने की संभावना है उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न पर चलते हैं। छठवीं विधानसभा में द्वितीय चरण में मतदान का प्रतिशत सही है, सबसे कम से अधिक। बिल्कुल ये पूछ रहा है कि द्वितीय चरण में अर्थात 70 सीटों में मतदान का सही क्रम है। अब यहां पर पूछ रहा है कम से अधिक, किससे कम से अधिक जाने को लिए बोल रहा है। तो हमें याद रखना है द्वितीय चरण में सबसे कम मतदान रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम के बाद बिलासपुर को प्राप्त हुआ। तो ऐसे भी प्रश्न पूछने की संभावना रहेंगी। द्वितीय चरण में सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है रायपुर उत्तर, रायपुर उत्तर के बाद रायपुर पश्चिम, रायपुर पश्चिम के बाद बिलासपुर में हुआ। तो आपको यह सीरीज कैसे लग रहा है ये भी बताना है, एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह एक छोटा सा प्रयास है। तो बिल्कुल याद रखना है द्वितीय चरण में सबसे कम मतदान से अधिक कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, रायपुर उत्तर, रायपुर उत्तर के बाद घर पर बोलते रहिएगा रायपुर पश्चिम, रायपुर पश्चिम के बाद बिलासपुर। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखने का प्रयास करते हैं। ये भी एक लॉजिकली क्वेश्चन है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता, ये मतदान नहीं है, मतदाता संख्या का सही क्रम है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे अधिक से कम बताइए। ये मतदाता संख्या है ना, ठीक है, सबसे अधिक से क्या बताइए, कम बताइए। तो बिल्कुल याद रखना है ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इसको मैं पढ़ता हूं फिर बाकी को नहीं पढ़ूंगा। पहला क्या कह रहा है, कसडोल, कसडोल के बाद रायपुर ग्रामीण, रायपुर ग्रामीण के बाद कवर्धा। बी क्या बोल रहा है, कुरुद, सिहावा, खरसिया। सी क्या बोल रहा है, दुर्ग। सी क्या बोल रहा है, कवर्धा, दुर्ग, साजा। डी क्या बोल रहा है, बिलासपुर, बालोद, लोरमी। तो बिल्कुल याद रखना है मतदाता संख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा, सबसे अधिक से कम पर। तो कसडोल सबसे ज्यादा कहां है, याद रखना है कसडोल पर है मतदाता संख्या। उसके बाद याद रखना है रायपुर ग्रामीण में है। उसके बाद याद रखना है कुरुद पर है, कवर्धा पर है। तो सबसे अधिक मतदाता कहां थे करके याद रखना है, किस मतदान विधानसभा में सबसे अधिक मतदाता थे, तो याद रखना है कसडोल, कसडोल के बाद रायपुर ग्रामीण, रायपुर ग्रामीण के बाद कवर्धा। तो चलते हैं आगे की ओर और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में मतदाता संख्या का सही क्रम बताइए, सबसे अधिक से सबसे कम से अधिक। अब यहां पर पूछ रहा है 30वां में 90 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संख्या का सही क्रम बताइए, मतदाता संख्या का सही क्रम बताइए। अब यहां पूछ रहा है सबसे कम से अधिक। तो बिल्कुल याद रखना है, अब मैं कुटों पर नहीं जाता, सबसे कम कहां था, मनेंद्रगढ़ में था। कहाँ था, सबसे कम मतदाता मनेंद्रगढ़ में थे। बिल्कुल याद रखना है पहला क्रम क्या हो जाएगा, मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद क्या हो जाएगा, बस्तर, क्या हो जाएगा, बस्तर। तो एम के बी याद रखना है सबसे कम मतदाता वाला कौन सा होगा, विधानसभा क्षेत्र होगा। तो प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा था, मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के बाद कोंटा, कोंटा के बाद बस्तर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं किस तरह और प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन ए बोल रहा है रायपुर ग्रामीण, बी बोल रहा है पंडरिया, सी बोल रहा है कसडोल, डी बोल रहा है कवर्धा। तो बिल्कुल याद रखना है हमको सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या कसडोल में थी, क्योंकि जनसंख्या भी वहां है तो महिलाओं की संख्या भी क्या होगी, वहीं ज्यादा होगी। अब इसके बाद आगे की ओर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम महिला मतदाताओं की संख्या थी। तो बिल्कुल याद रखना है मनेंद्रगढ़ में सबसे कम महिला मतदाताओं की संख्या थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, अब ये थोड़ा सा लॉजिकली चीज देखिएगा। ये देखो सबसे कम दिख रहा है 1,34,752 मतदाता कहाँ थे करके, टोटल
ये बोल रहे, देखिएगा, इलेक्शन कमीशन का फाइनल क्या आया, रिपोर्ट आया 2023 के चुनाव का। ठीक है, तो यहां बताने का प्रयास कर रहे हैं मनेन्द्रगढ़ में 1,34,752 क्या है, मतदाता हैं। तो ये हो गया। तो इस फाइनल आंकड़े को देखने के बाद एक निष्कर्ष पर हम चर्चा करेंगे। उन निष्कर्ष पर चर्चा करने बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, ये देखिएगा, अभी बहुत सारी किताबों में और करंट अफेयरों में चर्चा का विषय है, देखिएगा, इसीलिए मैं संख्याओं पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता। ये क्या था, पहले जब आया था 1/4/2023 को निर्वाचन के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में 2,03,60,240 क्या थे, मतदाता थे। तो यहां पर देखिएगा दो डाटा है हमारे पास। ये फाइनल डाटा होता है, ये क्या होता है, फाइनल डाटा है हमारे पास। बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना है, ये क्या है, फाइनल डाटा है हमारे पास। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर फिर से क्या हो रहा हूँ, प्रकाश डालता हूँ, ये नया टेक्नोलॉजी है मेरे लिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये दो आंकड़े हैं हमारे पास। यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल मतदाता की संख्या कितनी है करके देखने का प्रयास करिएगा, 2 करोड़ समथिंग समथिंग है। तो इस तरह के डाटा पर उलझने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि फाइनल डाटा क्या होगा करके याद रखना है, 2 करोड़ लगभग 3 लाख याद करने का प्रयास करेंगे। वैसे ही आप याद करेगा, देखिएगा, जब हमारे पास शुरुआत में क्या आया था, अधिसूचना निर्वाचन के पूरे नियमावली के से लेकर कब कब होगा, तो यहां पर बताया गया था तृतीय लिंगों की संख्या कितनी होगी, 790। लेकिन फाइनल में जब फाइनल आंकड़े प्राप्त हुए तो 753 क्या हो गए, तृतीय लिंगी मतदाताओं की संख्या हो गई। तो देखिएगा, कभी भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न संख्याओं पर उलझाने का प्रयास नहीं करते। तो हमारे को ये याद रखने का प्रयास करना है कि हम ज़्यादा मतदाता संख्या कितने थे, कैसे थे, उन पर ज़्यादा ना उलझकर सीधे सीधे जो आधारभूत प्रश्न हैं उन पर उलझे। तो जब भी पूछेगा तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो हमको बोलना है 753, या तो आप कुछ भी ले सकते हैं 790, क्योंकि दो आंकड़े हैं। तो कई किताबों में लिखा है 790, करंट अफेयर के कई किताबों में कितना लिखा है, 753। लेकिन क्या होता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी का, एक आता है मॉडल आंसर, और मॉडल आंसर के बाद संशोधित मॉडल आंसर आता है। तो जो सबसे मान्य का होता है संशोधित मॉडल आंसर, तो इसका आंसर हो सकता है 753। इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना कम रहेगी। तो बिल्कुल मैं इसीलिए आपको इस सीरीज में हर एक चीजों पर बात करने का प्रयास करूंगा। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं, ये जेंडर रेशियो कितना था। तो बिल्कुल याद रखना है, राज्य में जेंडर रेशियो कितना था इलेक्शन का, 10,000 बोलता हूं, सॉरी, 1,012 है। थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए नया है। कितना है, 1,012 है। तो आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं साथियों। अब देखते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह के डाटों पर आप ज़्यादा उलझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, सामान्य में संख्याओं को एप्रॉक्स में याद रखने का क्या करिएगा, प्रयास करेगा। तो अब आगे की ओर चलते हैं और कुछ प्रश्नों पर। अब यहां से देखने का प्रयास करेंगे, इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ना कि आप ज़्यादा डाटा याद करके प्रश्न को उलझें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम चरण में कुल मतदान का प्रतिशत रहा। किसमें पूछ रहा है, प्रथम चरण में। बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना है, प्रथम चरण में मतदान का प्रतिशत रहा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रथम चरण में मतदान का प्रतिशत रहा। ये भी अब टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो यहां से अब मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कितना रहा करके। तो बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना है, यहां से कितना प्रतिशत रहा करके देखते हैं, मतदान में कितना प्रतिशत रहा करके। हाँ, ये चालू हो गया पेन, सॉरी, ये नया टेक्नोलॉजी है मेरे लिए। अब देखने का प्रयास करते हैं, पहला पहला है, अब सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला पहला प्यार है बोलते हैं, उसी प्रकार यह मेरा पहला पहला प्रयास है। मुस्कुराइएगा, घर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो विधानसभा में प्रथम चरण में कुल मतदान प्रतिशत रहा। प्रश्न पूछ रहा है, विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में कुल मतदान प्रतिशत रहा। तो बिल्कुल याद रखना है, प्रथम चरण में हमें 78.78% मतदान प्राप्त हुआ। तो प्रथम चरण में कुल मतदान प्रतिशत रहा हमारा 78%। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, प्रथम चरण में कुल मतदान का प्रतिशत रहा 78%। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, 33वां के बाद 34वां में प्रवेश करते हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में द्वितीय चरण में, अब पूछ रहा है द्वितीय चरण अर्थात 70 सीटों पर बात कर रहा है। 70 सीटों में मतदान प्रतिशत रहा 75.88% मतदान हुए। नोट भी करते जाइएगा, एक एक मेरे एमसीक्यू प्रश्न हैं। 75.88% क्या हुआ, मतदान प्राप्त हुआ। अब आगे की ओर चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत रहा, अर्थात ओवरऑल मतदान प्रतिशत कितना रहा, तो हमें याद रखना है 76.31% हमारे इस विधानसभा का पूरा मतदान प्रतिशत रहा प्रथम एवं द्वितीय को मिलाकर। तो पूछेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा, अर्थात दोनों एवं प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर 76.31% रहा। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा देखने का प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किस सीट पर सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा। तो बिल्कुल याद रखना है, छत्तीसगढ़ चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा कुरूद पर रहा, लगभग 90% क्या हुआ, यहाँ मतदान हुआ। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। अब यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे, 37वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में किस विधानसभा सीट में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा। तो बिल्कुल याद रखना है, बीजापुर में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा 48% के करीब। तो बिल्कुल याद रखना है, विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान प्रतिशत कहाँ रहा, बीजापुर में रहा। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं अपन देखने का प्रयास करेंगे 38वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई, अर्थात 90 सीटों में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई। दोनों गहन चर्चा कर रहे हैं, हमें कितने सीटें प्राप्त हुई, 35 सीटें प्राप्त क्यों हुई करके, क्योंकि सरकार में थे और सरकार में होने के बाद अचानक सरकार से चले गए। तो ये दोनों चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस को कम सीट प्राप्त होने का कारण क्या था। तो कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई करके याद रखना है, इस चुनाव में 90 में 35 सीटें प्राप्त हुई। बिल्कुल चित्रों के माध्यम से देखेंगे। अब ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को कुल कितने सीट प्राप्त हुए, 90 सीटों में बीजेपी को कुल कितने सीट प्राप्त हुए। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ के लिए मोदी का गारंटी 2023 ये गारंटी चला और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्राप्त हुए 90 में से 54 सीटें और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आगे मंत्रिमंडल पर भी चर्चा करेंगे, जहां हम बात करेंगे विष्णुदेव साय के बारे पर भी। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में 35 सीटें कौन जीत गया, कांग्रेस जीत गया, और इसके बाद 54 सीटें कौन जीत गया, बीजेपी जीत गया, बचा कौन, एक सीट। तो किस विधानसभा में गोड़वाना, छत्तीसगढ़ विधानसभा में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को कितने सीट प्राप्त हुए। तो बिल्कुल याद रखना है, एक सीट प्राप्त हुए। अब देखिएगा, इसका चुनाव चिन्ह तो दिख रहा है, आरी है करके। तो गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को कितने सीट प्राप्त हुए, एक सीट प्राप्त हुए। अब यहां से अगला प्रश्न पूछेगा गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के संबंध में ही, राज्य के किस एकमात्र विधानसभा सीट पर गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को क्या मिली, जीत मिली। तो बिल्कुल याद रखना है, पाली ताना खार सीट पर गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट पर क्या मिली, विजय मिली। अब आगे देखते हैं फिर यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। राज्य के पाली ताना खार विधानसभा सीट पर गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के किस प्रत्याशी को जीत मिली। थोड़ा सा टाइपिंग ऊपर नीचे हो गया है, यह प्रथम प्रयास है। तो देखते हैं राज्य के पाली ताना खार सीट में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के किसको जीत मिली। तो बिल्कुल याद रखना है, ये देखिएगा, ये दुलेश्वरी जी थी कांग्रेस से, अब रामदयाल थे इनके अपोजिट। तो किनके अपोजिट, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर मरकाम के अपोजिट। तो बिल्कुल याद रखना है, पाली थाना खार में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के किसने जीत प्राप्त की, तुलेश्वर सिंह मरकाम ने। आगे बढ़ते हैं, तुलेश्वर सिंह मरकाम गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से विजय रहे पाली ताना खार सीट पर। अब आगे बढ़ते हैं, 43वां प्रश्न में जाने का प्रयास करते हैं। 43वां प्रश्न पूछ रहा है, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल याद रखना है, दादा हीरा सिंह मरकाम क्या थे, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के काम किए हैं, इन पर कभी समय रहे तो चर्चा करेंगे। कौन है करके पूछेगा, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है। तो दादा हीरा
सिंह मरकाम जी हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं तो यहाँ से प्रश्न और पूछने की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में सर्वाधिक मतों से कौन विजय हुआ? सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना है, रायपुर सिटी साउथ अर्थात रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे ज़्यादा वोटों से क्या हुए? विजय हुए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास को 67,719 मतों से पराजित कर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से विजय प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया। तो बिल्कुल याद रखना है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी कौन है? बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। इन्होंने 67,719 मतों से विजय हासिल किया। अब यहां से देखने का प्रयास करना है और चीजों को। तो भाई प्रथम पूछ दिया, तो प्रथम में तो बिल्कुल बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। चित्रों को देखते जाइएगा, बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे ज्यादा मतों से क्या हुए? विजय प्राप्त हुए। उसके बाद देखिएगा, आंखों में आंखें डाल देख लेकर के बोल रहे हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी को, ओपी चौधरी जी। इन्हों को प्राप्त हुआ है द्वितीय सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले क्या हैं? प्रत्याशी है। अर्थात इन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रायगढ़ सीट पर सबसे द्वितीय नंबर पर सबसे अधिक मतों से क्या प्राप्त किया? जीत प्राप्त किया। तो ये है बीजेपी को इस साल चुनाव में जीत दिलाने वाले तुरुप के इक्के अरुण साव जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र लोरमी है। इन्हें क्या हुआ? तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले क्या हैं? ये प्रत्याशी हैं। तो प्रथम में बृजमोहन अग्रवाल जी, द्वितीय में ओपी चौधरी, तीसरे में याद रखना है श्री अरुण साव जी को, किंग मेकर ऑफ बीजेपी। अब आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में सबसे कम मतदान से कौन विजय हुआ? तो बिल्कुल याद रखना है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान से कौन जीता है? आसाराम साहू जी जीते हैं, जो मात्र 16 वोट से विजय हुए। इनके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शंकर ध्रुव को हराए। जो शंकर ध्रुव जी थे, कांग्रेस से थे, जिन्हें आसाराम नेताम ने मात्र कितने वोटों से? 16 वोटों से क्या किया? पराजित किया। और सबसे कम वोटों से जीतने वाले क्या हुए? प्रत्याशी हुए। तो आप बिल्कुल कमेंट बताइएगा, दूसरे नंबर में कौन है, तीसरे नंबर में कौन है करके। अब आगे चलते हैं और चर्चा को करते हैं। अब प्रश्न पूछेगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन बने? तो बिल्कुल याद रखना है, डोमन लाल कोरसेवाड़ा। कौन जी? डोमन लाल। याद रखने का प्रयास करना है, डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, जो किस विधानसभा से आते हैं? अयुआरा विधानसभा से आते हैं। यह छत्तीसगढ़ के सबसे क्या है? बुजुर्ग विधायक बने हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 2023 में कितने महिला चुनकर आए? तो बिल्कुल याद रखना है, इस विधानसभा में 90 सीटों में 19 महिला चुनाव जीतकर आई है। यह गर्व की बात है। अब तक में सबसे ज्यादा महिलाएं इस विधानसभा में चुनकर आई। अब देखते हैं इस विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत कितनी है, अर्थात 90 में कितनी सीट जीत कर आई महिलाएं? 19 सीट जीत कर आई। तो इनकी भागीदारी प्रतिशत क्या होगा? 21.11% इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं की क्या होगी? भागीदारी होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। तो देखने का प्रयास करेंगे, देश में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण बूथों का संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया गया? अब ये देखिएगा, महिलाएं दल बल के साथ, पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, पूरे तरीका से कौन है? महिलाएं हैं। तो ऐसा कौन सा सीट विधानसभा क्षेत्र था? रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र था, जहां पर पूरे तरीकाओं से महिलाओं ने क्या संभाला? कमान को संभाला था, एक पूरे विधानसभा क्षेत्र का। तो याद रखिएगा, रायपुर उत्तर कौन सा रहेगा? रायपुर उत्तर रहेगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला कौन है? ठीक है, हमारे मंत्रिमंडल है, उसमें एकमात्र महिला कौन है? याद रखना है, एकमात्र महिला लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं। एकलौती महिला मंत्री बनी है। ठीक है, तो याद रखना है। अब याद रखने का प्रयास करते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की एकमात्र
मंत्री विधायक का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, अर्थात लक्ष्मी रजवाड़े जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है करके प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल याद रखना है भटगांव है। इस भटगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर ये सीधा पहुंच गई कहां, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल पर। अब आगे की ओर चर्चा करते हैं, सीधा सीधा प्रश्न पर ही चर्चा करूंगा मैं, हर एक टाइप के प्रश्न को लेकर आ गया हूं जिससे आपको जो भी प्रश्न आए वो बनने की संभावना रहे। तो चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर देखते हैं। अब 19 महिलाओं के नाम को याद करेंगे, आसानी से याद होगा क्योंकि आप चित्र के माध्यम से उनको देखेंगे। तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है 52, छठवीं विधानसभा में नवनिर्वाचित रेणुका सिंह का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखना है रेणुका सिंह का विधानसभा क्षेत्र क्या है करके रखना है, भरतपुर सोनहट है। यहां से ये चित्र बता रहा है कि भरतपुर सोनहट से रेणुका सिंह क्या बनकर आई, विधानसभा चुनाव जीत कर आई। तो अब मैं ज़्यादा प्रश्न को पूरा आगे नहीं पढ़ूंगा। छठवीं विधानसभा में निर्वाचित रेणुका सिंह का विधानसभा क्षेत्र कौन था, तो बिल्कुल ये क्या था, भरतपुर सोनहट था। ऐसा नहीं पढ़ूंगा, सीधा चलचित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे 19 महिलाओं के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं 19 महिलाओं के बारे में, 19 महिला विधायकों के बारे में चर्चा करते हैं। नवनिर्वाचित लता उसेंडी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो दिख रहा है आपको चित्र में, लता उसेंडी जी का विधानसभा क्षेत्र क्या है करके याद रखना है, कोंडागांव है। कोंडागांव में खिला लता, कोंडागांव में क्या खिला, लता, अर्थात लता उसेंडी जी का विधानसभा क्षेत्र क्या है, कोंडागांव है करके इस तरह याद रखना है। चित्रों को देखेंगे तो जल्दी याद होगा आपको। गोमती साय का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखना है गोमती साय ने पत्थल गांव में विधानसभा से क्या की, जीत दर्ज की है। तो बिल्कुल याद रखना है गोमती साय का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पत्थल गांव है करके। पत्थल गांव में यह विधायक के रूप में अभी क्या करेंगी, कार्य करेंगी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, पत्थल गांव से बढ़ते हुए आगे की ओर चर्चा करते हैं और प्रश्नों पर, और प्रश्नों पे पढ़ते हैं। नवनिर्वाचित शकुंतला सिंह पोर्ते का विधानसभा कौन सा क्षेत्र है, तो बिल्कुल याद रखना है शकुंतला सिंह पोर्ते कहां से जीत कर आई, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन होकर महिला प्रत्याशी बनी। तो ये देख रहे हैं आप, कौन सा, शकुंतला सिंह पोर्ते कहां से जीती, प्रतापपुर से चुनाव जीतकर आई है। बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना है, कहां से आई है चुनाव जीतकर, प्रतापपुर से चुनाव जीतकर आई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाल ही में नवनिर्वाचित उद्धेश्वरी पैकरा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखना है उद्धेश्वरी पैकरा जी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र। यहां पर गलती से कोई क्या हो गया है, गलत फोटो लग गया है, तो फोटो में याद रखने का प्रयास करना है। उद्धेश्वरी पैकरा जी का विधानसभा क्षेत्र क्या है, सामरी है। ठीक है, इसको मत देखिएगा, उद्धेश्वरी पैकरा जी का क्या है, विधानसभा क्षेत्र क्या है, सामरी है। अब आगे को ओर बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। 57 क्वेश्चन, विधानसभा में नवनिर्वाचित राय मुनि, बिल्कुल आगे को देखने का प्रयास करते हैं। हाल ही में विधानसभा में नवनिर्वाचित रायमुनि भगत का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो रायमुनि भगत बिल्कुल याद रखना है कहां से जीत कर आई है, जसपुर विधानसभा क्षेत्र से क्या करके आई है, विजय होकर आई है, जो बीजेपी की क्या थी, प्रत्याशी थी। तो बिल्कुल आगे पढ़ते हैं, प्रश्न पूछेगा रायमुनि भगत का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, जसपुर है करके। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे में देखते हैं, जानिए कौन है भावना बोहरा। तो बिल्कुल याद रखना है भावना बोहरा कहां से विधायक बनकर आई, पंडरिया से विधायक बनकर आई है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नवनिर्वाचित अनिलिया भेड़िया का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो यह डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में बुआ के नाम से चर्चित है। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कका के नाम से प्रसिद्ध थे, तो हमारे अनिलिया भेड़िया जी डोंडी लोहारा विधानसभा में बुआ के नाम से बहुत चर्चित विधायक है। ठीक, तो याद रखना है अनिलिया भेड़िया का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, डोंडी लोहारा है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नवनिर्वाचित यशोदा वर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये बिल्कुल याद रखना है विक्रांत सिंह को हराकर खैरागढ़ की क्या बनी, विधायक। विक्रांत सिंह को हराकर खैरागढ़ विधानसभा की क्या बनी, महिला विधायक बनी। 19 महिला विधायकों में यह शुमार हुई। तो यशोदा वर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, खैरागढ़ है। और खैरागढ़ के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, नवनिर्वाचित सावित्री मंडावी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखना है नवनिर्वाचित सावित्री मंडावी जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, भानु
भानु प्रतापपुर है। बिल्कुल चित्र को देखेंगे तो याद हो जाएगा सावित्री मंडावी जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, भानु प्रतापपुर है। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो नवनिर्वाचित हर्षिता बघेल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, मेरा परिवार मेरा डोंगरगढ़ मेरा परिवार बोली किसने, हर्षिता बघेल ने। और डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या प्राप्त किया, जीत प्राप्त की है। बिल्कुल याद रखना है, डोंगरगढ़ बोल रहा हूँ, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में क्या की, जीत अर्जित की। किसने, हर्षिता बघेल ने। भाई देखिएगा इनका कैंपेनिंग लाइन था मेरा डोंगरगढ़ मेरा परिवार। तो डोंगरगढ़ से कौन विधायिका बनी, तो हर्षिता बघेल जी निर्वाचित होकर वहां डोंगरगढ़ विधानसभा से महिला विधायक बनी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं नवनिर्वाचित विद्या सिरदार का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो विद्या सिरदार लैलूंगा विधानसभा से चुनाव जीत कराई। तो किस विधानसभा से जीत कराई है करके याद रखना है, विद्यावती सिरदार लैलूंगा विधानसभा चुनाव से क्या हो कराई, जीत कराई। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं हाल ही में नवनिर्वाचित उत्तरी गणपत जांगड़े कौन से विधानसभा क्षेत्र से, इनका विधानसभा कौन सा है। तो बिल्कुल याद रखना है हमें, उत्तरी गणपत जांगड़े का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सारंगगढ़ है करके। तो बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना है, उत्तरी गणपत जांगड़े का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सारंगगढ़ है। अब आगे बढ़ते हैं तो कविता लहरे का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो देखिएगा ये कविता लहरे जी हैं, ये प्रत्याशी कांग्रेस की थी, कहाँ से, बिलाईगढ़ से। तो इनका क्षेत्र क्या है, बिलाईगढ़ है। जहां पर लिखा हुआ है इनके नारे में, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, भरोसा तो आप पर रहा है, क्या रहा है, आप पर भरोसा रहा है, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा बरकरार नहीं हो पाया। आप अभी कविता लहरे जी वर्तमान में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से क्या है, विधायक हैं, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो कविता लहरे जी का विधानसभा क्षेत्र क्या है, बिलाईगढ़ है करके। तो आगे बढ़ते हैं शेष राज हरवंश का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो शेष राज हरवंश का विधानसभा याद रखना है, पामगढ़ है। तो बिल्कुल याद रखना है, शेष राज हरवंश का विधानसभा क्षेत्र क्या है करके, पामगढ़ क्षेत्र से यह महिला विधायक चुनकर आई। 1900 को नाम को धीरे धीरे याद करने का प्रयास करना है आपको, एग्जाम सामने है। तो अब आगे याद करना है, नवनिर्वाचित संगीता सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो संगीता सिन्हा जी संजारी बालोद विधानसभा सीट से जीतकर विजय हुई है। तो संगीता सिन्हा जी का विधानसभा क्षेत्र है संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है। अंबिका मरकाम कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आई। तो बिल्कुल याद रखना है, अंबिका मरकाम सिहावा विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आई, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अर्थात श्रवण मरकाम को क्या किया, चुनाव में पराजित कर सिहावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। अब थोड़ा सा एक महिला विधायक और बची है, याद रखना है, नवनिर्वाचित चतुरी नंद कौन से विधानसभा क्षेत्र से है। तो देखिएगा इनका पोस्टर ही इनको विजय बनाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सरायपाली मांगे युवा विधायक, देखिएगा सरायपाली मांग रहा है युवा विधायक, तो कौन को बनाया, सरायपाली चतुरी नंद को क्या बना दिया, उस क्षेत्र का विधायक। जैसे थंबनेल लोगों को क्या करवा सकता है, व्यू दिला सकता है, वैसे ही पोस्टर भी लोगों को क्या बना सकता है, विधायक बना सकता है। तो चतुरी नंद जी कहाँ से, किस विधानसभा की विधायक बनी करके याद रखना है, सरायपाली की विधायक है। तो ये थोड़ा सा चलचित्रों के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि कौन किस तरह चुनाव हुआ करके। अब आगे देखने का प्रयास करते हैं, हाल ही विधानसभा में सबसे अधिक मतदान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन है। तो बिल्कुल याद रखना है, हाल ही में हुए चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजय शर्मा जी हैं, जिनका विधानसभा कवर्धा है। इन पर भी चर्चा करेंगे आगे के और प्रश्नों पर। अब देखते हैं, सीधा पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आगे बढ़ाते हैं। तकनीकी कारण से वीडियो कुछ समय के लिए रुक गया था। अब आगे चर्चा करते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया।
तो बिल्कुल याद रखना है अपने प्रतिद्वंदी को 25,541 मतों से हराकर यह विधानसभा चुनाव जीते। अपने प्रतिद्वंदी यूडी मिंज को 25,541 मतों से हराकर विष्णुदेव साय ने क्या किया, विधानसभा चुनाव जीते और वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के गांव का नाम क्या है? तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्यमंत्री के गांव का नाम क्या है? बगिया गांव के हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस जनजाति समाज से आते हैं? तो बिल्कुल याद रखना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कंवर जनजाति समुदाय से आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कितने बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ मुख्यमंत्री बनने से पहले 4 बार सांसद रह चुके हैं। अब आगे के और प्रश्नों में और चर्चा करते हैं। विष्णुदेव साय 2014 से 2019 तक किस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे? अर्थात मोदी गवर्नमेंट के समय कौन से मंत्रालय इनको प्राप्त हुआ था, राज्य मंत्री थे? तो बिल्कुल याद रखना है इस्पात, खनन, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। आगे की ओर चर्चा करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। सामान्य प्रशासन, खनिज, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, परिवहन विभाग का प्रभार किसके पास है? तो बिल्कुल याद रखना है सामान्य प्रशासन, खनिज, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, परिवहन विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। और जो मंत्रालय किसी को भी प्रदान नहीं किए गए हैं वो भी किसके अधीन होगा? श्री विष्णुदेव साय जी के अधीन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस विधानसभा से चुनकर आए? तो बिल्कुल याद रखना है कुनकुरी विधानसभा से चुनकर आए हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखने का प्रयास करते हैं लोक निर्माण, लोक कल्याण, स्वास्थ्य, यांत्रिकी, विधि और विधायिका कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग किस मंत्री को प्रदान किया गया है? तो बिल्कुल याद रखना है लोक निर्माण, लोक कल्याण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, विधि और विधायिका कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग अरुण साय जी को प्रदान किया गया है, जिनका विधानसभा क्षेत्र लोरमी है। वर्तमान में ये उप मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन है। तो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र विधायक बृजमोहन अग्रवाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा कथन असत्य है। अर्थात यह प्रश्न पूछ रहा है बृजमोहन अग्रवाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कथन पहला पढ़ते हैं, बृजमोहन अग्रवाल 6वीं विधानसभा में सबसे कम वोटों से विजय हुए। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि सबसे अधिक मतों से बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव में विजय हुए। साय मंत्रिमंडल के अंतर्गत इन्हें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, न्याय एवं धर्मास्य, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग प्रदान किया गया। जी बिल्कुल, हमें याद रखना है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धर्मास्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग किसके पास है? बृजमोहन अग्रवाल जी के पास है। तो कथन को केवल एक क्या है? गलत है। इसका कथन एक गलत होगा। अब आगे चर्चा करते हैं, वन जलवायु जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है? तो बिल्कुल याद रखना है केदार कश्यप जी वर्तमान में वन एवं जलवायु, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग के मंत्री है, जिनका विधानसभा क्षेत्र आपको याद रखने का प्रयास करना है। नारायणपुर से ये विधायक बनकर निर्वाचित हुए। ठीक, तो आगे की ओर चर्चा करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं 20 सूत्री कार्य क्रियान्वयन मंत्री हैं। तो बिल्कुल याद रखना है कि हमें यह याद रखना है लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं 20 सूत्री कार्य क्रियान्वयन के मंत्री बनाए गए हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को। श्याम बिहारी जायसवाल जी जिनका विधानसभा क्षेत्र है मनेंद्रगढ़। कौन सा है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। तो बिल्कुल याद रखना है
गढ़ है करके। तो आगे की ओर चर्चा को और बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। वित्त, वाणिज्य कर, आवास, पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री कौन है? तो बिल्कुल याद रखना है, ओपी चौधरी जी को वित्त, वाणिज्य, कर, आवास, पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री बनाया गया है, जिनका संबंध जो रायगढ़ विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं। तो चलते हैं आगे की ओर और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। लखनलाल देवांगन, इस समय इस तरफ क्या दिया है, सम्मिलित करने वाले प्रश्न दिए गए हैं, यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। इस तरफ मंत्री हैं और उनके क्या है, विभाग है। लखनलाल देवांगन, पहले मंत्री का नाम पढ़ता हूं, लखनलाल देवांगन, फिर लक्ष्मी रजवाड़े, टेकराम वर्मा, उसके बाद दयाल दास बघेल। इधर मंत्रालय का क्या दिया गया है, मंत्रियों का विभाग दिया गया है। तो बिल्कुल याद रखना है, लखनलाल देवांगन वर्तमान में किस पर, वाणिज्य एवं उद्योग एवं श्रम विभाग के क्या हैं, मंत्री बनाए गए हैं। वैसे याद रखना है, लक्ष्मी रजवाड़े जी को कहाँ बनाया गया है, महिला बाल विभाग एवं समाज कल्याण का मंत्रालय प्रदान किया गया है। वैसे याद रखना है, टंकराम वर्मा जी को खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन प्रदान किया गया है। वैसे याद रखना है, दयाल दास बघेल जी को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग प्रदान किया गया है। तो लखनलाल देवांगन जी को कौन सा विभाग प्रदान किया गया है, याद रखने का प्रयास करना है, वाणिज्य एवं उद्योग एवं श्रम। वैसी लक्ष्मी रजवाड़े जी को क्या याद दिया गया है, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग। टंकराम वर्मा जी को खेलकूद एवं युवा कल्याण एवं आपदा प्रबंधन। दयाल दास बघेल जी को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए होगा। इस प्रकार भी सम्मिलित करने वाले प्रश्न दे सकते हैं। तो हमें यह याद रखने के प्रयास करना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में जितने भी मंत्री हैं उनके विभागों को अच्छे से जानकारी अर्जित करें। अब यहां से प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि लाल देवांगन का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, तो बिल्कुल याद रखना है, लखनलाल देवांगन का विधानसभा क्षेत्र कोरबा है। वैसे ही लक्ष्मी रजवाड़े जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, भटगांव था करके याद रखना है, क्या है, भटगांव है। वैसे ही टंकराम वर्मा जी बलौदा बाजार क्षेत्र से क्या होकर आए हैं, विधायक बनकर आए। दयालदास बघेल जी कहां से बनकर आए, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, तो इनका है क्षेत्र करके याद रखना है, नवागढ़ है करके। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछने के संभावना रहेंगे। जहां तक प्रश्न पूछ सकता है वहां तक मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, ये सब चीजें हैं। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो इन सब चीजों पर आप एक बार नजर मार कर बिल्कुल चले जाएंगे एग्जाम के समय। अब आगे की ओर चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय शर्मा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर सत्य को तलाशने बोल रहा है। तो पहले, विजय शर्मा मोहम्मद अकबर को कवर्धा विधानसभा में हराकर मंत्री बने, बिल्कुल कथन सत्य है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री बनाया गया, हाँ बिल्कुल, 2 उप मुख्यमंत्री में एक उप मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, विजय शर्मा जी है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, तकनीकी, शिक्षा, रोजगार, प्रौद्योगिकी विभाग प्रदान किया गया है। तो बिल्कुल अभी वर्तमान में ये सारे मंत्रिमंडल के अंतर्गत इन्हें गृह एवं जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास आदि विभाग इन्हें प्रदान किए गए हैं। तो हमारे तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो बिल्कुल याद रखना है, ये इनके क्या होंगे, तीनों कथन क्या होंगे, सत्य है। अब आगे में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुनाव किया गया। तो बिल्कुल याद रखना है, राम विचार नेताम जी को क्या बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष को 3 चेहरे दिख रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखना है, 6वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया,
चरणदास महंत जी को क्या बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है करके। किसको बनाया गया है करके याद रखना है, चरणदास महंत जी को क्या बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आगे चर्चा करते हैं, छठवीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया या किसे चुना गया है। तो बिल्कुल याद रखना है, छठवीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रमन सिंह को क्या किया गया है, निर्विरोध चुना गया है, जो पहले मुख्यमंत्री थे, अब क्या होंगे, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। तो आगे देखते हैं, ये कौन है 7 बार के विधायक को हराने वाले, ईश्वर साहू। ये ईश्वर साहू जी ने रविंद्र चौबे जी को साजा विधानसभा चुनाव में हाल ही में हराया है। यह चर्चा का विषय था। अब सबको जानते हैं कि ईश्वर साहू जी अभी हाल ही में हुए चुनाव में रविंद्र चौबे जी को हराकर एक कीर्ति रचे हैं, और इनके संदर्भ में जब नारे भी लगते हैं, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, यह एक प्रतिकाष्ठा है कि राजा भी रंक होता है, रंक कभी कभी राजा बन सकता है। यह लाइन सत्य होते दिखता है ईश्वर साहू जी के संदर्भ में। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता। अब चर्चा करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वोट प्रतिशत दिए हैं, जिनके आधार पर आपको वोट प्रतिशत भी याद रखने का प्रयास करना है। तो ये पीडीएफ आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। कहाँ? सीजीपीएससी क्रांति के टेलीग्राम चैनल पर। अभी यह पहला मेरा प्रयास है, तो बिल्कुल आपको कैसा लगा यह प्रयास, मुझे सुझाव के माध्यम से कमेंट में सुझाव दीजिएगा। यह सीरीज आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल यह अगर आपको उपयोगी लगता है तो बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आगे समय में छत्तीसगढ़ समसामयिकी, राष्ट्रीय समसामयिकी एवं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण और विस्तृत श्रृंखला के साथ और आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो धन्यवाद। भारत माता की जय। अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल इस मुहिम को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।